हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में करेंगे और बिल्कुल हलवा बना देंगे। हर एक क्वेश्चन को इजीली समझ में आएंगे अगर आप सभी क्वेश्चंस को अपनी जिंदगी से रिलेट करके सोल्व आउट करते हैं। तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, कहीं से भी दे रखा हो, अगर आप उसको अपनी जिंदगी से या आम सोशल लाइफ से रिलेट करके फाइंड आउट करेंगे, सोल्व आउट करेंगे, तो चुटकियों में सोल्व आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें पूछा है कि यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन में है और कौन सी हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट पूछी नहीं है बट हमें फाइंड आउट तो करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और इनवर्स प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है। हमारे पास मान लेते हैं दो चीजें हैं, एक ए है एक बी है। अब यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, फिर समझेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर ए में हम कुछ इंक्रीज कर रहे हैं तो उसी समय पे बी में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब बी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। या फिर ए में मैं कुछ डिक्रीज कर रहा हूं तो उसी समय पे बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। समझ में आ गई बात? ए के अंदर अगर मैंने कुछ इंक्रीमेंट किया तो बी के अंदर अपने आप वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, या फिर ए में डिक्रीज किया तो बी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब एक दूसरे पे वो डिपेंड करते हैं। अब बात आती है इनवर्स की। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब यहां पे हमने क्या ले लिया, मान लो सी और डी दो टर्म ले ली। सी कोई हमारी स्टेटमेंट है, डी कोई स्टेटमेंट है। अब सी के अंदर मैंने क्या कर दिया, कुछ वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। अब सी के अंदर इंक्रीज करने से डी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। या फिर सी के अंदर मैंने कुछ डिक्रीज कर दिया तो डी के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उल्टा होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? अब अपनी स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों क्या है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब यहां पे दो चीजें दे रखी है, एक तो नंबर ऑफ वर्कर दे रखा है और काम को करने में लगा हुआ समय दे रखा है। अब बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं वर्कर बढ़ा दूं, काम करने वाले की संख्या ज्यादा कर दूं, तो उनका काम करने का समय क्या होगा, कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मतलब ज्यादा वर्कर होंगे जल्दी काम करेंगे, कम वर्कर होंगे टाइम ज्यादा लेंगे। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के उल्टे हैं। एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें इनवर्स प्रोपोर्शन में दे रखे, इसलिए हमने इसको आई से लिख दिया। सेकेंड पे आ जाओ, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्या कहा है बच्चों, हम एक गाड़ी के अंदर हैं या साइकिल पे हैं या बाइक पे हैं या पैदल चल रहे हैं। हम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, मतलब मान लिया हम पैदल चल रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या कहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मैंने क्या करना है भाई, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। अब मुझे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो टाइम भी क्या हो जाएगा, मेरा ज्यादा हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे। 30 किलोमीटर अगर चलना है तो 3 घंटे लगेंगे। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही टाइम भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी किस में बोली जाएगी बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बोली जाएगी, ना कि इनवर्स प्रोपोर्शन में। समझ में आ गई? थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब यहां पे क्या कहा है, जितना ज्यादा कल्टिवेटेड लैंड होगा उतनी ज्यादा तो क्रॉप हार्वेस्ट कर सकेंगे हम। समझ में आ रही है ना बात? जितना ज्यादा कल्टिवेटेड एरिया होगा उतनी ही ज्यादा हमारी क्रॉप हार्वेस्ट होगी। तो ये भी क्या दे रखा है, हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दे रखा है। अगले पे चलते हैं, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब मान लो हम ए से बी तक जाते हैं भाई, ये ए पॉइंट हो गया हमारा, ये बी पॉइंट हो गया। ए से बी में पहुंचने में मान लो लिख रखा है कि भाई 2 आवर लगते हैं। अब हमने क्या किया, स्पीड ऑफ द व्हीकल को इंक्रीज कर दिया। यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कह रखा है। अगर मान लो हम कुछ स्पीड से चलते हैं, मान लो 60 किलोमीटर की स्पीड से चले, 60 किलोमीटर पर आवर, तो ए से बी पे पहुंचने में मुझे 2 घंटे लग रहे हैं। अब मैंने क्या कर दिया, गाड़ी की स्पीड 60 से 80 कर दी, तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, कम लगेगा ना। तो स्पीड इंक्रीज होने से टाइम जो है वो कम लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर आ जाएगा।
समझ में आ गई बात। अगली पे चलते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, मान लो ये रूम है, इसके अंदर अकेला मैं रह रहा हूं, तो पूरे रूम का मालिक कौन हुआ? मैं। मुझे बहुत ज्यादा एरिया मिल गया। अब क्या हुआ भाई, एक बच्चा और आ गया यहां पे, तो भाई क्या हो जाएगा, अगर मैं एरिया को डिवाइड करूंगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। जैसे जैसे पर्सन इंक्रीज होते चले जाएंगे, मुझे जगह कम मिलती चली जाएगी। 2 पर्सन आ गए कमरे में, आधा हिस्सा उसका हो गया, आधा मेरा हो गया। अब मान लो 4 पर्सन आ गए इसमें, तो मुझे आधे का भी आधा ही तो मिलेगा हिस्सा। तो जैसे जैसे पर्सन इंक्रीज होंगे तो एरिया हमें कम मिलेगा। ऐसे ही कहा है, अगर कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती जाएगी तो पर पर्सन जो एरिया होगा वो कम होता चला जाएगा। तो मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होने से एरिया कम हो रहा है, तो किसमें हो गया बच्चों? इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब भाई ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमने यहां पे थोड़ा सा टाइम इसलिए लगाया है ताकि आप इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जैक्ट मीनिंग समझ सको। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स। अब भाई क्या कर रहा है, यहां पे एक टेलीविजन गेम शो चल रहा है भाई। इस प्रकार से एक होस्ट होता है, उसमें कुछ यहां पे जवाब देने वाले होते हैं, बैठे होते हैं। अब क्या कहा है भाई, प्राइज मनी है 1 लाख रुपए, और जितने भी विनर होंगे ना, सब में बराबर बराबर वो अमाउंट बांट दिया जाएगा। आगे क्या कहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर। अब यहां पे क्या कहा है, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है और हमें बताना है कि ये जो टेबल दे रखी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दे रखी है या इनवर्स प्रोपोर्शन में दे रखी है। अब बच्चों ध्यान से समझो, इसको छोड़ दो। मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है बच्चों, दोनों में हमने क्या किया, दोनों की कुश्ती करवाई, ठीक है, रेसलिंग हो रही है, और दोनों में से एक बच्चा जीत गया। एक बच्चा जीतने के बाद कितने रुपए मिल रहे हैं? 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। अब दोनों की दोबारा कुश्ती करवाई, दोनों में क्या हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, दोनों विनर घोषित कर दिए। अब 1 लाख रुपए को हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक को 50,000 मिलेंगे 50,000, दूसरे को भी 50,000 मिलेंगे। तो प्राइज मनी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जैसे जैसे विनर इंक्रीज होते जाएंगे, प्राइज मनी हमारी डिक्रीज होती जाएगी। यही चीज दे रखी है यहां पे। तो ये बात क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। तो पहली बात तो हमें पता चल गई कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। कैसे करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में टेबल दे रखी हो या कोई क्वेश्चन दे रखा हो, देखो कैसे होगा। ये हमें नंबर ऑफ विनर दे रखे हैं कि 1 विनर होगा तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, 2 विनर्स होंगे तो 50,000 मिलेंगे, 4 विनर्स होंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, ये हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है ना, इसको हम मान लेते हैं बच्चों x1 और इसको मान लेते हैं y1। यहां पे ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। क्लियर बात? तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, डेटा इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा तो भाई क्या हो जाएगा, x1 y1 इक्वल टू किसके होगा, x2 y2। अब भाई जो पिछली वाली एक्सरसाइज थी ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, उसमें हम क्या करते थे, x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2। इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा तो x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो। x1 की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या है 1 लाख, ये लिख दिया हमने। x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पे 4 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है। 4 यहां मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां पे y2 इक्वल टू क्या हो गया, 1 लाख डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे 4 2 जा 8, 20 हो गया, 4 5 जा 20 और 3 0। तो 25,000 यहां पे क्या आ गई मेरी वैल्यू। अगर हमारे 4 विनर होंगे तो चारों बच्चों में 25,000 रुपए जो हैं डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर हो गया? आगे वाला एक और पोर्शन देख लेते हैं। ये x2 y2 मानना था, इसको मान लेते हैं x3 और y3, ये मान लिया भाई। अब यहां पे करना क्या है, हमें फिर ऐसे ही इक्वेशन लेनी है, x1 y1 इक्वल टू x3 y3। सिंप्लीफाई कर लो। x1 की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई 1 लाख
इक्वल टू x3 की वैल्यू क्या है बच्चों 5 मल्टीप्लाई y3। 5 डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू y3। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पे 20,000। तो ये सेकंड वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 20,000 रुपीज आ गई। अगर 5 विनर होंगे तो सब में 20,000 20,000 रुपीज डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अगर 8 विनर होंगे तो ये आपको आंसर मुझे कमेंट करना है 10 विनर का और 20 विनर का। ये आपको खुद से सिंप्लीफाई करके देखना है। सिंपल सी कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कर लोगे ना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ये पता लग ही गया हमारा, जैसे जैसे हम विनर्स को इंक्रीज कर रहे हैं प्राइज मनी डिक्रीज होती जा रही है। 1 लाख थी, फिर 50,000, फिर 25, फिर 20, फिर आगे कम होती चली जाएगी। तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें यहां पे टेबल दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमें रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। स्पोक्स क्या होती है, तिलियां होती हैं। रहमान क्या करता है, तिलियों का यूज करते हुए इस प्रकार से व्हील बना रहा है। ठीक है, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स आर इक्वल। वो उन तिलियों को इस प्रकार से लगाना चाहता है कि जो तिलियों के बीच का एंगल है ना वो हमेशा क्या रहे, इक्वल रहे। देखो बच्चों, मान लो यहां पे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें तिलियां इस प्रकार लगाई है कि जो सारे के सारे एंगल है ना वो चारों के चारों क्या हों, इक्वल हों। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ये बात कह रखी है उसने। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। उसकी हमें मदद करनी है इस टेबल को कंप्लीट करने में। चलिए करते हैं भाई उसकी मदद। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां पे हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्पोक्स दे रखे हैं। क्या है 4, 6, 8, 10 और 12। अगर 4 स्पोक्स होंगे तो एंगल 90 डिग्री का होगा, जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है। 4 स्पोक्स यूज कर ली, 1, 2, 3, 4। तो चारों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री। ये दे रखा। अगर हम यूज करते हैं 6 स्पोक्स, 6 तिलियां हम यूज करते हैं, तो हमारा एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। ये देख लो, यहां पे सभी के बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा। 8 स्पोक्स अगर हम यूज करते हैं तो एंगल कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे। जो भी वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट वैल्यू को हम क्या मानते हैं x1, दूसरी वैल्यू को क्या मान लेते हैं y1, ये x2, और ये वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है उसको मान लिया y2। अब ये वैल्यू देखो बच्चों इंक्रीज होती जा रही है, तो ये एंगल जो है डिक्रीज हो रहे हैं ना, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो लिखेंगे यहां पे डेटा इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये ऐसे जरूर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x1 y1 इक्वल टू किसके होगा, x2 y2 के। वैल्यू पुट कर लो। x1 की वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है 8 मल्टीप्लाई y2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, y2 8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू y2। यहां पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से कट करेंगे तो कितना आ गया 45 डिग्री। तो यहां पे y2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारा 45 डिग्री। अगर हम 8 स्पोक्स यूज करेंगे तो एंगल जो होगा स्पोक्स के बीच में वो कितना होगा बच्चों 45 डिग्री। क्लियर हो गया। अगला वाला भी देख लेते हैं भाई। इसको हम मान लेते हैं x3 और इसको मान लेते हैं y3। सेम कंडीशन हम यहां पे यूज करेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3। x1 की वैल्यू क्या है बच्चों 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू x3 क्या है 10 मल्टीप्लाई y3। 10 को इधर लेके आएंगे तो 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू y3। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा क्या आ गया 36 डिग्री इक्वल टू y3। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 36 डिग्री। अगर हम 10 स्पोक्स यूज करेंगे तो हमारा एंगल क्या होगा 36 डिग्री का होगा। क्लियर बात। अब एक और दूसरा तरीका भी बता देता हूं, ये अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप इसको फॉलो कीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका बता देता हूं। यहां पे देखो नंबर ऑफ स्पोक्स क्या दे रखे हैं, हमें 12 दे रखे हैं। ठीक है, और यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरा क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है ना, और पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है 360 डिग्री। तो अब हमें एंगल निकालना है, तो देखो कैसे निकाल लेंगे। एंगल बिटवीन स्पोक्स, एंगल बिटवीन स्पोक्स इक्वल किसके होगा
टोटल एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पोक्स। बस ये आपको कर लेना है। देखो यहां पे टोटल एंगल क्या होगा पूरे सर्कल का 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हो गए हमारे 12। 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 3 जा 36 और 0 30 डिग्री आ गया। ये हमारा क्या आ गया 30 डिग्री। आप उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं आपको सुजेस्ट करूंगा ये तरीका यूज करने के लिए, क्योंकि यही हमारा स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी इनवर्स प्रोपोर्शन को सोल्व आउट करने के लिए। उसमें आप कहीं पे कंफ्यूज हो सकते हैं उस टाइप से अगर आप क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं तो। क्लियर हो गया? ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। अब इसके अंदर हमें कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जो हमारी टेबल बनी है ये क्या हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है? देखो बच्चों, नंबर ऑफ स्पोक्स 4 थे, एंगल 90 डिग्री। नंबर ऑफ स्पोक्स 6 है, एंगल 60 डिग्री। 8 थे 45 हो गया, 10 था 36 हो गया, 12 था 30 हो गया। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं एंगल हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन में दे रखा है। इसको लिख देंगे हम, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। पहला काम खत्म, दूसरे पे चलते हैं। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। अगर हम 15 स्पोक्स यूज करते हैं तो स्पोक्स के बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, ध्यान से देखो, सेकेंड पार्ट के अंदर एंगल बिटवीन स्पोक्स, एंगल बिटवीन 15 स्पोक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली कर लेंगे। यहां पे टोटल एंगल क्या होता है 360 डिग्री। नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है 15, 15 से डिवाइड कर लो इसको, क्या हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा हमारा यहां पे क्या आ गया 30, फिर 60 हो गया, 15 4 जा 30 ओ 60, तो 24 डिग्री आ गया। अगर हम 15 स्पोक्स यूज करते हैं तो 24 डिग्री एंगल होगा सभी स्पोक्स के बीच में। बात खत्म, आगे चलते हैं। हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब यहां पे क्या कहा है, अगर स्पोक्स के बीच का जो एंगल है ना वो 40 डिग्री हो तो हमें नंबर ऑफ स्पोक्स बताते हैं कि तिलिया कितनी यूज हुई है हमारी। तो देख लो यहां पे क्या लिखेंगे हम, थर्ड वाले में नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स किसके इक्वल होगा बच्चों, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री और दो के बीच में कितना एंगल दे रखा है 40 डिग्री। कैंसल आउट कर लो, 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो क्या आ गया 9 स्पोक्स आ गए हमारी जो कि एंगल 40 डिग्री फॉर्म करेंगे। समझ में आ गया, आसान था, क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। एक स्वीट्स का बॉक्स है, बर्फी है, ठीक है। किस किस को पसंद है अपनी अपनी फेवरेट स्वीट्स कमेंट करके बतानी है। मुझे तो बर्फी और पेड़ा पसंद है भाई, ठीक है, इसीलिए गोलू मोलू हो गया हूं मैं। तो यहां पे क्या कहा बच्चों कि एक बॉक्स है स्वीट्स का जो कि 24 बच्चों में, 24 बच्चों में इक्वली डिवाइड कर दिया। और यहां पे क्या है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, और सभी बच्चों को 5-5 स्वीट जो है मिल गई। आगे देखते हैं, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। पहले 24 चिल्ड्रन थे, उनमें से 4 बच्चे चले गए भाई। 4 बच्चे जाने के बाद हमें बताना है अब अगर उस डिब्बे को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हर एक बच्चे को कितनी बर्फी मिलेंगी या कितनी स्वीट्स मिलेंगी। क्लियर बात, जो भी चीज फाइंड आउट करनी है सबसे पहले उसको मान लेंगे भाई। यहां पे नंबर ऑफ स्वीट्स हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स वो मान ली हमने क्या है, x है। क्लियर बात। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी जैसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में करते थे। अब यहां पे देखो क्या क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और नंबर ऑफ स्वीट्स हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, पहले एक टेबल के अंदर ले लेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ले लेते या चाइल्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिख देंगे स्वीट्स। ध्यान से देखो बच्चों, जब 24 चिल्ड्रन थे तो कितनी स्वीट्स मिली सभी बच्चों को, 5 स्वीट्स।
अब 4 बच्चे चले गए तो 24 में से 4 चले गए तो कितने बच गए हमारे 20। अब कितनी स्वीट्स मिलेंगी वो कितनी मानी है हमने x। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर चिल्ड्रन कम हो गए हैं तो स्वीट्स ज्यादा मिलेंगी ना हमें, तो ये क्या हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या हो जाएगा यहां पे x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो यहां पे 24 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x की वैल्यू निकालनी है। 20 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास x इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 20। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। x इक्वल टू क्या आ गया 6 स्वीट्स। तो हर एक बच्चे को अब 6 स्वीट्स जो हैं मिल जाएंगी। बच्चे कम हो गए तो मिठाई ज्यादा मिल गई भाई, पहले 5 मिल रही थी अब 6 मिल रही हैं। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है। ए फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। एक किसान के पास इतना खाना है कि भाई वो अपने 20 पशुओं को 20 एनिमल्स को 6 दिन तक खाना खिला सकता है। आगे क्या कहा है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अब उस किसान के पास क्या हुआ भाई 10 एनिमल्स और आ गए। अब बताना है कि जो उसके पास जो खाना था, जो भोजन था, वो कितने दिन तक चलेगा। क्वेश्चन आ गया समझ में। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डेज। तो जो भी चीज फाइंड आउट करनी है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे, लेट द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, उसको हम क्या मान लेते हैं x से एज्यूम कर लेते हैं। अब हमें यहां पे क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी भाई, एक टेबल बनानी पड़ेगी कि इस टेबल के अंदर हमारी कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी। एक तो एनिमल्स की बात कर रहा है भाई, वो एनिमल्स लिख दिया हमने। दूसरा नंबर ऑफ डेज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखो, जब 20 एनिमल्स थे तो जो उसका खाना था, फीड था, वो कितने दिन के लिए कर सकता है, वो 6 दिन के लिए कर सकता है। अब कितने एनिमल्स और इंक्रीज हो गए, 10 और इंक्रीज हो गए, मतलब 20 से कितने हो गए 30। अब कितने दिन तक खाना चलेगा, x डेज के लिए। अब बच्चों देखो ध्यान से, जैसे जैसे एनिमल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो खाना जो है, फूड जो है, वो कम दिन तक चलेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गया। तो यहां पे लिखेंगे हम क्या, दिस इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या हो जाएगा यहां पे 20 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई x। x की वैल्यू निकाल लो, 30 डिवाइड में आ जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 30 इक्वल टू x। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 4 डेज। तो अब जो खाना है वो 4 डेज के लिए चलेगा अगर 30 एनिमल्स उसकी कैटल में हो जाते हैं तो। क्लियर बात, समझ में आ गया, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमें, ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन वुड रीवायर जसमिंदर हाउस इन 4 डेज। अब भाई जसमिंदर के घर पे क्या करनी है, रीवायरिंग करनी है, दोबारा से तार लगानी है। उसमें क्या कहा है कि 3% जो हैं वो 4 दिन में काम खत्म कर देते हैं। इफ ही यूज 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। अब उसने क्या सोचा, भाई ये तो ज्यादा टाइम लग रहा है, हम क्या करते हैं 3 की जगह 4 आदमी काम पे लगा देते हैं। तो हमें बताना है कि अब हमारा काम जो है कितने दिन में खत्म हो जाएगा। हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं यहां भी, तो वो हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे, नंबर ऑफ डेज, लेट नंबर ऑफ डेज इक्वल टू x। पहला काम क्या होगा, टेबल बनाने का। टेबल के अंदर क्या क्या वैल्यू आएंगी जल्दी देख लो भाई। एक तो नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहा है वो, और दूसरी हमारी नंबर ऑफ डेज की बात कर रहा है काम को फिनिश करने के लिए। जब यहां पे नंबर ऑफ पर्सन 3 थे तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है बच्चों, 4 डेज में। अब उसने कहा है नंबर ऑफ पर्सन 3 से हमने क्या कर दिया 4 कर दिए, तो हमारा टाइम कितना लगेगा, हमने क्या मानना है x डेज। अब ये भी क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो लिखेंगे यहां पे दिस इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स
प्रोपोर्शन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × 4 = 4 × x। 4 डिवाइड में आ जाएगा तो 3 × 4 डिवाइड बाय 4 = x। 4 से 4 कट गया तो x = क्या आ गया, 3 डेज। अब 4 पर्सन अगर काम करेंगे ना तो 3 दिन के अंदर ही वो खत्म कर देंगे काम को। समझ में आ गई बात? ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। ए बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्स विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स। भाई हमारे पास क्या है, कुछ बोतल्स दे रखी हैं, हमें क्या करना है, बॉक्स के अंदर इन बोतलों को फिट करना है। तो पहले उसने क्या किया कि एक बॉक्स के अंदर हमने 12-12 बोतल रखनी स्टार्ट कर दी। तो बाद में देखा हमने टोटल 25 बॉक्स भर गए हमारे। अब उसने क्या कहा, भाई ज्यादा बॉक्स हो गए, ये तो हमें कम चाहिए। तो उसने क्या किया, इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्स वुड बी फिल्ड। अब 12 बोतलों की जगह उसने क्या किया, बड़ा बॉक्स बनवा लिया और 12 की जगह वो 20-20 बोतलें एक बॉक्स के अंदर रखने लग गया। तो अब बताना है कि भाई कितने बॉक्स के अंदर वो सारी बोतलें आ जाएंगी। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ बॉक्स। तो वो हम यहां पे एज्यूम कर लेंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्स वो हमने क्या मान लिए, x मान लिए। अब x की जगह y, z, a, b, c, d जो भी दिल करे वो मान सकते हो, ऐसा नहीं है x ही मानना है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल रेडी करेंगे। टेबल के अंदर क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, एक तो नंबर ऑफ बॉक्स की बात कर रहा है, दूसरी नंबर ऑफ बोटल्स की बात कर रहा है। तो यहां पे ले लिया हमने बॉक्स और ये हमने ले ली बोटल्स। ध्यान से देखो, जब हम हर एक बॉक्स में 12 बोटल्स रख रहे हैं तो कितने बॉक्स फिल हो रहे हैं हमारे, 25। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉक्स फाइंड आउट करने हैं। अगर हम एक बॉक्स में 20 बोटल्स फिल करते हैं तो बन गई हमारी टेबल। अब ये क्या है हमारा, दिस इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। कैसे पता चला, जल्दी सोच लो। अब देखो बच्चों, एक बॉक्स के अंदर 12 बोतल्स आ रही थी तो हमारे 25 बॉक्स फिल हो रहे हैं। अब 12 की जगह मैं ज्यादा बोतल रखने लग जाऊंगा तो कम बॉक्स फिल होंगे ना। तो उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे मैं ज्यादा बोतल रख रहा हूं तो बॉक्स हमारे कम फिल हो रहे हैं, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हो गया। तो क्या हो जाएगा यहां पे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। वैल्यू पुट कर दो, x1 की वैल्यू क्या है, 25 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 20। x की वैल्यू निकालनी है यहां पे, तो 20 इधर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 20। कैंसल आउट कर लो 4 से, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 3 जा 15 बॉक्स। अगर हम एक बॉक्स में 20 बोटल्स रखेंगे तो टोटल 15 बॉक्स हमारे फुल हो जाएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है? अगले वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। हमें कुछ आर्टिकल्स बनवाने हैं भाई, और हमने देखा कि एक फैक्ट्री के अंदर 42 मशीन्स लगी हुई है। अब वो 42 मशीन्स क्या करती हैं, 63 डेज के अंदर हमारा जो है प्रोडक्ट तैयार कर देती हैं। अब हमने क्या कहा, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। अब मुझे जल्दी काम करवाना है भाई, 63 डेज का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे 54 डेज के अंदर ही हमारे प्रोडक्ट तैयार चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मशीन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वही बताना है कि हमें कितनी मशीन्स लगानी पड़ेंगी अगर हमें 54 डेज में आर्टिकल्स तैयार करवाने हैं। तो समझ में आ गई बात, ज्यादा मशीन होंगी जल्दी काम खत्म कर देंगी, कम मशीन होंगी ज्यादा टाइम लेंगी। इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। अब देख लो यहां पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मशीन फाइंड आउट करनी है, वो एज्यूम कर लो। लेट द नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स वो क्या मान ली भाई हमने यहां पे, ए से मान ली भाई, एक्स एक्स मान के बोर हो गए होगे, ए मान ली। अब हमें क्या करना है, यहां पे एक टेबल बनानी है। इस टेबल के अंदर बस एक ही काम आपको अच्छे से करना है, देखना है क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं। एक तो नंबर ऑफ मशीन दे रखी है, एक डेज दे रखे हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, मशीन्स
और यहां पे नंबर ऑफ डेज, यही तो आएंगे टेबल के अंदर। अब ध्यान से देखो, जब नंबर ऑफ मशीन हमारी 42 थी तो हमारा टोटल टाइम कितना लग रहा है, 63 डेज लग रहा है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मशीन फाइंड आउट करनी है, वो हमने ए से माननी है। अब हमारा टाइम कितना लगना चाहिए, 54 डेज के अंदर हमारी तैयार हो जानी चाहिए, तो हमें ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो लिखेंगे दिस इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या हो गया बच्चों, x1 y1 इक्वल टू किसके होगा, x2 y2 के। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2 होता है। x1 क्या है 42 मल्टीप्लाई 63 इक्वल टू x2 क्या है a मल्टीप्लाई 54। a की वैल्यू निकालनी है, इधर 54 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 42 मल्टीप्लाई 63 डिवाइड बाय 54। कैंसल आउट कर लो भाई, किससे कैंसल आउट हो रहा है, 9 से। 9 7 जा 63 और 9 6 जा 54, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42। तो A इक्वल टू क्या आ गया, 7 7 जा 49 मशीन्स। अगर 49 मशीन्स काम करने लग जाएंगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 54 डेज में बनके तैयार हो जाएगा। देखो 42 थी 49 हो गई, मतलब मशीन ज्यादा हो गई, तभी हमारा समय कम लग रहा है। क्लियर बात, आ गया ना समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, ए कार टेक्स 2 आवर टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे क्या कहा है भाई, मान लो ए से हमें बी तक जाना है। एक कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वो कितना टाइम लेती है, 2 आवर का टाइम लेती है ए से बी में पहुंचने के लिए। अब आगे क्या कहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमें जल्दी पहुंचना है भाई, तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी गाड़ी की। हमने स्पीड कर दी 80 किलोमीटर पर आवर, 60 से क्या कर दी बच्चों, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने गाड़ी अपनी भगा ली। तो टाइम क्या लगेगा, अब कम लगेगा। तो वो टाइम ही हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। अब टाइम फाइंड आउट करना है तो उसको हम एज्यूम करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पे, लेट टाइम टेकन बाय कार इक्वल टू एक्स आवर, ये मान लिया भाई। अब टेबल बनाएंगे यहां पे फिर से हम। सर ये टेबल ने ना दुखी कर दिए हम तो। भाई टेबल से ही होंगे, बिल्कुल इजी स्टेप, इजी तरीका मैं यही बता रहा हूं आपको। सबसे पहले देखो हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, एक तो टाइम दे रखा है, टाइम लिख दिया भाई। दूसरा हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड लिख दी, और तो कुछ नहीं दे रखा ना, यही दो चीजें, बस यही पहचाननी है आपको। अब देखो टाइम हमारा जब 2 आवर लग रहा है तो गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 60। अब उसने कहा है स्पीड को अगर मैं 80 कर दूं तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना मानना है हमने, x आवर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो लिखेंगे दिस इज